Welcome to my TS Cartoon 94 channel. एक दिन वीरेश अपनी माँ से मिलने बहुत महीनों बाद अपने गांव जाता है। घर आके अपनी माँ के साथ समय बिताता है। हाँ, ये क्या थकान सा लग रहा है। क्या हुआ बेटा, थक गए? जाओ जाके थोड़ी देर आराम करो। ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। वापस आके देखने पर वीरेश का सेहत और बिगड़ जाता है। तब उसके माथे को छूने की कोशिश करती है। जब माँ, मुझे शक हो रहा है कि ये कोरोना है, आप मुझसे दूर रहिए, मुझे छूना मत और मेरे चीजों को भी। सर्दी और खांसी है, ऐसी समय में आपको मेरे पास नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपको भी आने का मौका है। ऐसे कह के उसके बैग से मास्कों का पैकेट बाहर निकालता है। माँ, इस मास्क के पैकेट को ग्लव्स पहन के साफ करके ही खोलिए। उनमें से एक लेके पहनिए ताकि आप इस बीमारी से बच पाए। मेरे पास एक और मास्कों का पैकेट है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझसे किसी और को ना आए। ये कह के वीरेश भी मास्क पहनता है। वीरेश एक कमरे में अपने आप को बंद कर देता है कि जब तक उसका हालत ना सुधरे। कुछ ही दिनों में उसका सेहत ठीक होता है और वो तब उस बंद कमरे से बाहर आता है। माँ, मैं तो डर गया कि मुझे कोरोना आया, लेकिन मुझे सिर्फ एक साधारण बुखार और सर्दी हुआ था, लेकिन सावधान रहना ही ठीक हुआ। वीरेश एक पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा बुद्धिमान आदमी था। सिर्फ शक आने पर अपने आप को बंदी करके सारे नियमों का पालन करके तभी बाहर आया जब उसे यकीन हुआ है कि वो ठीक हो गया और उसे सिर्फ एक साधारण बुखार और सर्दी था। वीरेश के माँ को ये सब समझ में नहीं आया था। बेटा, क्या हुआ तुझे? मैंने सबको बोल दिया कि तुम आ रहे हो। जिस दिन से आए उसी दिन से अपने आप को कमरे में बंद कर दिया तूने और वापस आज बाहर निकले हो। मास्क कहते हो, छूना मत कहते हो, मगर यहाँ के सारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे जब वीरेश की माँ उसे डांट रही थी, बच्चे सारे भागते हुए वीरेश के पास आके उससे गले मिलते हैं। क्या भैया, इतने दिन बाद बाहर आए हो? आप शहर से हमारे लिए क्या लाए हो? हाँ हाँ भैया, क्या लाए हो? अरे रुको, सांस तो लेने दो। मैं तुम सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर लाया हूँ। क्या बस इतना? तो चॉकलेट्स और खिलौने नहीं लाए? हम इन मास्क और सैनिटाइजर से क्या करेंगे भैया? मेरी माँ भी यही कह रही है और अब तुम सब भी। ठीक है, ध्यान से सुनो। माँ, आप भी, आप तो पाठशाला में अध्यापक हो ना? ऐसे उनके उपयोग का विवरण देता है और वहाँ बैठे सारे बच्चे उसके महत्व को समझते हैं। अब समझ में आया इसका महत्व। माँ, कल आपको आपके पाठशाला में मेरे सामने बैठे इन नटखट बच्चों के सहायता से सभी को ये बात समझाना होगा। मैंने सोचा कि आपको ये सब पहले से ही पता है, इसीलिए मैं आप सबके लिए मास्क और सैनिटाइजर लाया हूँ। लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता कि उसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। अच्छा हुआ कि कम से कम अब तो जान गए। मेरा बेटा बुद्धिमान है। ऐसे अपने बेटे की तारीफ करके अगले दिन पाठशाला के मैदान में सारे बच्चों को बुला के उन्हें दिखाते हुए सारे नियम समझाती है और ये भी कि अगर किसी का सेहत ठीक ना हो तो कौन से नियमों का पालन करना होगा। अगर किसी को खांसी है तो अपने कोहनी में खांसे और किसी कपड़े से अपना मुंह को ढक ले, तभी कीटाणुओं को किसी और तक पहुंचने से रोक सकेंगे। अगर खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण है तो किसी के हाथों में हाथ ना देकर उन्हें नमस्कार करें। भीड़ित जगहों को ना जाएं और जब तक सेहत ठीक ना हो अपने आप को एक कमरे में बंद करें। मास्क पहने रखने पर अपने कीटाणुओं को किसी और तक पहुंचने से रोक पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। हर रोज अपने मुंह को छूना, आंखों को छूना, नाक को छूना, ये सब करना कम कर देना होगा।
जितनी बार हो सके उतनी बार अपने हाथों को पानी और साबुन से 30 सेकंड तक धोना होगा। अल्कोहल से बनाए हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हमेशा उसे अपने पास रखें और इन सारे नियमों का पालन कीजिए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस को या अपने जान पहचान वालों का सेहत खराब है तो उन्हें भी नियमों का विवरण दीजिए और एक अच्छे नागरिक का जिम्मेदारी निभाइए। ऐसे वो सभी में एक जागरूकता पैदा करती है। वीरेश की माँ फैसला करती है कि निश्चित रूप से वो गांव में मौजूद सभी को, छोटे बड़े बच्चे और बूढ़े, सभी को इन नियमों के बारे में बताए। पाठशाला के बच्चों को जैसे उन्होंने बताया वैसे ही बाजार में जाकर सभी को बताती है। जब वो बता रही है उनके बगल में बाकी लोग उसे करके दिखा रहे थे। ऐसे मंदिर में, अस्पताल में, गांव में सभी को इसका विज्ञापन करती है। वीरेश और उसकी माँ के प्रयासों को देख उस गांव के मुखिया मास्कों और सैनिटाइजरों को ज्यादा मात्रा में मंगा के उन्हें हर घर को बांटते हैं। ऐसे उस गांव के लोग इस जानलेवा बीमारी को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। द्वारेश्वर नामक गांव में मस्तान नामक एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान की दुकान में मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान के ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन उस गांव के जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान को आता है। हे मस्तान, कल जमींदार के महल में एक बड़ी दावत रखी जा रहा है। उस दावत को बहुत बड़े लोग और अमीर लोग आने वाले हैं। 100 लोगों के लिए खाना बनवा रहे हैं। उसके लिए तुम्हें 15 किलो मांस ताजा काट के कल सुबह 6 बजे को महल लेके आना होगा। पैसे तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है। इसीलिए वो बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए, बात क्या है? जमींदार के घर में दावत के लिए मुझे 15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दिया कि सुबह 6 बजे उनको मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं अभी तुमसे बकरी खरीदने आया। हाँ, तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अब जमींदार के लिए है तो कम से कम 2000 होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से सो जाऊंगा। नहीं भैया, मैंने वचन दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता। मैं दे दूंगा 2000। ऐसे कहकर 2000 दे के बकरी खरीद के घर चलते हुए सोचता है, जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार के दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी जल्दी से काम शुरू करके सुबह तक पहुंचा देना होगा। ऐसे सोचकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े काट के सारी रात मेहनत करके 15 किलो मांस को तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार 6 बजे को जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ। क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? ये सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेंगे। मस्तान भी उस सेवक का बात मानकर बाहर इंतजार करता है, लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस को देख सोचता है, इस 15 किलो मांस से अगर मैं 1 किलो ले लूं तो किसको पता चलेगा? किसी को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे उस कवर में से 1 केजी मांस को छुपा के बाकी को देने जाता है। सलमान को देख के कहता है, साहब, मस्तान ने ये आपको देने के लिए कहा है। वो पैसों के इंतजार में बाहर खड़ा है। सलमान सेवक के हाथ से मांस लेके सीधा रसोई घर जाता है, ये जान के कि मस्तान बाहर पैसों का इंतजार कर रहा है। बावर्ची के पास जाकर सलमान कहता है, सारे व्यंजन स्वादिष्ट होनी चाहिए, ध्यान से पकाना। ऐसे कहकर चला जाता है। बावर्ची पकाते हुए, इतने मांस से अगर मैं 2 केजी ले लूं तो किसको शक होगा? किसी को भी नहीं होगा। ऐसे सोचकर मांस को छुपा के बाकी को पकाता है।
दावत के व्यंजन की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चख के कुछ सेवकों की सहायता से उन सभी में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए ले लेता है। आए हुए मेहमान सारे दावत की खाना शुरू करते हैं और जल्द ही आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ये क्या, इतना अमीर और सम्मानित आदमी, अच्छा नाम है इनका, मगर खाने में कमी क्यों? हाँ, अगर खाना कम ही पड़ना है तो ऐसी दावत की तैयारी भला क्यों करे? ऐसे सारे लोग खुसफुसाते हैं। ये सब सुन के जमींदार सहन नहीं कर पाते हैं। दावत के खत्म होने के बाद क्रोधित होके सारे लोगों को सभा में बुलाते हैं, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनको सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, दावत की जिम्मेदारी सौंपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से ही कम पड़ गई थी प्रभु। मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बावर्ची से पूछिए प्रभु। ऐसे उसने अपनी किए को छुपाकर किसी और पे इल्जाम डाल देता है। तब बावर्ची छुपाए हुए 2 किलो मांस की बात को छुपा के कहता है कि दावत की सामग्री के लिए जिम्मेदार सलमान के पास इसका जवाब होगा। ऐसे उस बात से छुटकारा पाता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के दिए गए 6000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने ही पास रख के, ये जानते हुए कि मस्तान पैसों का बाहर इंतजार कर रहा है, जमींदार से ये बात छुपाता है और कसाई मस्तान पे इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी है। अभी जाके मैं उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु, ऐसे कहता है। उसी सभा में मौजूद मस्तान उस इल्जाम का सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आके कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेले कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ और इतने साल से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस दी है, मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत का नाम सुनते ही 1000 के बकरी को 2000 में बेचते हैं। सुबह आके मैंने मांस को पहुंचा दिया और आपके सेवक सलमान ने मुझे मांस के पैसों के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक और सेवक मेरे हाथ से मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया, और ये भी कहा कि वो सलमान को बुलाएगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो अगर 6000 रुपए मिलते हैं। खोजने पर सलमान की जेब में 6000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सब में से सलमान पकड़ा जाता है। और इतना ही नहीं, किशन जिन सेवकों की सहायता से सभी व्यंजनों से थोड़ा अपने लिए ले लेता है, उनमें से एक सहायक जमींदार को सच कह देता है। बावर्ची का झूठ बैग में रखे मांस कोई सेवक को मिलने पर बाहर आ जाता है, और पहला सेवक जिसने 1 किलो छुपा लिया, उसने डर के मारे अपनी गलती मान ली। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके पैसे 6000 दे देते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती का सजा मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए ईमानदारी से जीना ही अच्छा है।